अब हम देखते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश कैसे जियोपॉलिटिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे चाइना का इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक में बढ़ रहा है, तो वो बांग्लादेश में भी बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक में जो इंडिया की इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, उसमें बांग्लादेश की काफ़ी अहम भूमिका है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल का जो नॉर्दर्न थिएटर है, उसमें बांग्लादेश का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। बांग्लादेश के पोर्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की कनेक्टिविटी के लिए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए बांग्लादेश काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, मेनली खासकर चाइना के काउंटर को देखते हुए, क्योंकि इंडियन ओशन में विदाउट बांग्लादेश हम चाइना को काउंटर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप पे बहुत सारी डायमेंशन बनती है, जैसे जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हम देख ही चुके हैं। चाइना को काउंटर करना है तो बांग्लादेश उसमें काफ़ी अहम रोल रखता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक व्यू ऑफ बांग्लादेश, इंडिया के लिए बांग्लादेश कैसे जियोपॉलिटिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमें पता है कि बांग्लादेश इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है, करीब करीब 4096 किलोमीटर के अराउंड बाउंड्री शेयर करता है, जो कि 5 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स बांग्लादेश को घेरती है। और नॉर्थ ईस्ट में जैसा कि हम जानते हैं काफ़ी हलचल रहती है, तो उस रीजन के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ की शांति के लिए बांग्लादेश के साथ पार्टनरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। विदाउट बांग्लादेश हम नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। बोला जाता है कि बांग्लादेश गेटवे है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए, गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट ये बांग्लादेश है। वेस्ट बंगाल बाउंड्री शेयर करता है, आसाम छोटी सी बाउंड्री शेयर करता है, वेस्ट बंगाल सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है, ये मेघालय है, ये मिजोरम भी बाउंड्री शेयर करता है और त्रिपुरा भी बाउंड्री शेयर करता है। अभी नॉर्थ ईस्ट मेनली डिपेंड है ट्रांसपोर्ट के लिए चिकन नेक से, और चिकन नेक से होते हुए नॉर्थ ईस्ट में जाना ये काफ़ी लॉन्गेस्ट रूट है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। शॉर्टेस्ट रूट बांग्लादेश, केलकटा से बांग्लादेश के पोर्ट के थ्रू, उसकी मेनलैंड के थ्रू हम अगर नॉर्थ ईस्ट से जुड़ते हैं तो हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम पड़ती है और काफ़ी शॉर्टेस्ट रूट है, जिसमें हम बांग्लादेश की ट्रांसपोर्टेशन के लिए पोर्ट्स और इनलैंड रिवर इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। चिकन नेक, चिकन नेक काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बिकॉज ऑफ चाइना इन्फ्लुएंस। चाइना जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में अपना दावा करता है, अरुणाचल प्रदेश को वो अपना हिस्सा मानता है, अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश को नहीं दिखाता है। और चिकन नेक पड़ता है अरुणाचल के, चिकन नेक पड़ता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट की कंट्रीज़ के, और चिकन नेक नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़ के लिए गेटवे है। तो अरुणाचल प्रदेश अगर चिकन नेक ब्लॉक होता है तो सारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कट सकता है और उसका प्रॉफिट चाइना उठा सकता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए चिकन नेक काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो हम नॉर्थ ईस्ट से जुड़ने के लिए केवल चिकन नेक पर डिपेंड नहीं रह सकते। चिकन नेक से हट के हमें बांग्लादेश और म्यांमार के थ्रू नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए एक रूट, एक ऑप्शनल रूट रखना पड़ेगा। रूट का डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए। नेशनल इंटीग्रेशन में बांग्लादेश इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फास्टर ट्रूप एंड गुड्स मूवमेंट कर सकते हैं हम। ट्रूप मीन्स नॉर्थ ईस्ट में कोई डिजास्टर आता है और हमें अपनी सेना की हेल्प वहाँ तक पहुँचानी है, तो चिकन नेक से होती हुए लॉन्गेस्ट रूट है, तो शॉर्टेस्ट रूट हम बांग्लादेश से होके जा सकते हैं। बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा लॉजिस्टिक थ्रू रोड्स, रेलवे, रिवर, पोर्ट्स। हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। ये देख लेते हैं इंडिया और बांग्लादेश के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। एक केलकटा पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट, इससे होते हुए हम चिटगांव पोर्ट बांग्लादेश में पहुंचते हैं, और फिर यहाँ रिवर और रोड रेल के थ्रू हम अगरतला, अगरतला में जो त्रिपुरा में है, यहाँ तक अपनी शॉर्टेस्ट रूट के थ्रू पहुँच बना सकते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इससे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को भी बूस्ट मिलेगा और इंडियन ओशन में इंडो पैसिफिक पॉलिसी में बे ऑफ बंगाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
हम अपना प्रोजेक्ट चला रहे हैं नेशनल वाटरवे प्रोग्राम। नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2। नेशनल वाटरवे 2 है हमारा धुबरी टू सदिया तक, जो कि आसाम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। और नेशनल वाटरवे 1 है हमारा प्रयागराज टू हल्दिया तक। इन वाटरवेज को हम आपस में इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, और वो इंटीग्रेट होगा बांग्लादेश के थ्रू, क्योंकि हल्दिया पोर्ट बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट से जुड़ेगा, और वहाँ तक हम फिर बांग्लादेश से होते हुए हम इनलैंड वाटरवेज में नॉर्थ ईस्ट में अपनी रीच बना सकते हैं। और देखा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन में इनलैंड वाटरवे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदर ट्रांसपोर्ट से, रोड रेल से काफ़ी सस्ता पड़ता है, काफ़ी रोड रेल कॉस्टली हो जाते हैं कंपेयर देन इनलैंड वाटरवे। तो ये दो इनलैंड वाटरवे हैं, इन्हें हम बांग्लादेश पोर्ट और बांग्लादेश के रोड रेल के थ्रू जोड़ रहे हैं। जब नेशनल वाटरवे 1 और 2 को जोड़ेंगे तो बांग्लादेश में एक रेल लिंक है जिसका अभी प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया है, वो है अगरतला अगरतला से अपना बांग्लादेश में अखौरा, अगरतला टू अखौरा रेल लिंक। अगरतला अखौरा रेल लिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट में पहुंचने के लिए। बोला जाता है कि बांग्लादेश गेटवे है साउथ ईस्ट, बांग्लादेश गेटवे है साउथ ईस्ट कंट्री तक पहुंच बनाने के लिए। जैसा कि हमारा इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे जो चल रहा है, विदाउट बांग्लादेश वो कंप्लीट नहीं हो सकता, बिकॉज बांग्लादेश के पोर्ट के थ्रू हम इंडिया ट्राइलेटरल म्यांमार और थाईलैंड हाईवे से जुड़ सकते हैं। जैसा कि रिसेंट में देखा जा रहा है कि म्यांमार में आर्मी गवर्नमेंट है, जुंटा गवर्नमेंट है, जिससे इंडिया के अभी रिलेशन ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। तो उसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट बीच में लटके हुए हैं, पूरी फंडिंग नहीं हो पा रही है उन्हें टाइम पे, और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो और वहाँ पर अभी पीस इस्टेब्लिश नहीं है, आर्मी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो रहे हैं। प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो रहे हैं तो हमें बांग्लादेश के थ्रू साउथ ईस्ट एशियन कंट्री तक अपनी पहुंच बनानी पड़ेगी। बे ऑफ बंगाल पाइवट, बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल में पाइवट है, बिकॉज नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल बाउंड्री बांग्लादेश से घिरी है। और ये बे ऑफ बंगाल काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बिकॉज यहाँ है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट से, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड का 90% ट्रेड, एनर्जी ट्रेड एंड गुड्स ट्रेड यहीं से होकर निकलता है। तो ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और बांग्लादेश का बे ऑफ बंगाल में चाइना को काउंटर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। बे ऑफ बंगाल में हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है। अब हम देख रहे हैं कि चाइना बांग्लादेश में कुछ पोर्ट डेवलप कर रहा है। अगर चाइना उन पोर्ट पे अपने मिलिट्री बेस बनाता है तो ये हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को हार्म पहुंचा सकता है, क्योंकि चाइना बांग्लादेश में पोर्ट डेवलप कर रहा है, और उधर अगर मिलिट्री बेस बनाता है तो ये इंडियन बे ऑफ बंगाल में हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को काफ़ी हार्म पहुंचा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन ओशन में अंडमान निकोबार आइलैंड इंडियन टेरिटरीज है, और यहाँ हमारी तीनों सेनाएं, तीनों सेनाओं की कमांड है। तो काफ़ी क्लैश डेवलप हो सकते हैं इंडिया और चाइना में। अगर चाइना डेवलप करता है अपना पोर्ट, चाइना को अगर फैसिलिटी मिलती है मिलिट्री बेस बनाने की बंगाली पोर्ट में, बांग्लादेशी पोर्ट में, तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। बांग्लादेश पाइवट है बे ऑफ बंगाल में। तो इन सभी चीज़ों को काउंटर करने के लिए इंडिया भी अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट बांग्लादेश में, डेवलपमेंट फैसिलिटी, एनर्जी एक्सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और नेबरहुड पॉलिसी में काफ़ी सक्सेसफुल पार्टनर है बांग्लादेश हमारा। तो इंडिया भी चाइना को काउंटर करने के लिए सारे प्रोजेक्ट और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चला रहा है।
और बे ऑफ बंगाल इंडिया की इंडो पैसिफिक पॉलिसी में काफ़ी इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिक रीजन है। नेक्स्ट, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो कि 2014 में आई गुजराल डॉक्ट्रिन के बाद। गुजराल डॉक्ट्रिन में हम केवल अपनी नेबर्स की हेल्प करते थे, नॉन रेसिप्रोसिटी का फॉर्मूला अपनाते थे, लेकिन एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को थोड़ा डेवलप किया गया। हम अपने नेबर्स से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेंगे, सिक्योरिटी इंटीग्रेशन करेंगे, कल्चरल इंटीग्रेशन करेंगे और म्यूचुअल और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी पे काम करेंगे। नॉन रेसिप्रोसिटी जो गुजराल डॉक्ट्रिन में थी, अब हम उससे थोड़ा दूर हो गए। हम रेसिप्रोकल फॉर्मूले पे अब काम कर रहे हैं, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी पे काम कर रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने अपने नेबर्स में श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार, सब से इकोनॉमिक पार्टनरशिप बना रखी है और सभी देशों में हम अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का बांग्लादेश काफ़ी स्टेबल पार्टनर है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जैसा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था, हम अपने फ्रेंड चेंज कर सकते हैं पर अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ जियोग्राफिक लोकेशन। क्योंकि हमारा नेबर्स डेवलप होगा, वहाँ पीस होगी, तभी हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे ले जा सकते हैं। विदाउट नेबर पीस और विदाउट नेबर कोऑपरेशन के हम अपने इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर सकते। जैसा कि अभी इंडिया का टारगेट 2047 तक डेवलप कंट्री बनने का है, उस टारगेट को हम विदाउट नेबर पूरा नहीं कर सकते। तो नेबर कोऑपरेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी देखा जा रहा है, नेपाल हो या श्रीलंका हो, मालदीव हो, बांग्लादेश हो तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है कि इन सारी कंट्रीज़ में इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है। नेपाल में प्रोटेस्ट हुए, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए, श्रीलंका में भी उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर प्रोटेस्ट हुए और वहाँ प्रेसिडेंट को रिजाइन देना पड़ा। बांग्लादेश में शेख हसीना को तख्ता पलट बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी इंडिया का नेबर काफ़ी अनस्टेबल है और हम इसे स्टेबल केवल इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के थ्रू स्टेबल कर सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन तो अभी टेररिज्म को लेके सस्पेंड ही चल रहा है, इसलिए पाकिस्तान को साइड लाइन रख के इंडिया साउथ एशियन कंट्री को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फ्यूचर में देखा जाएगा, क्योंकि विदाउट पाकिस्तान हम अरेबियन सी हो या वेस्ट एशिया तक पहुँचो, सेंट्रल एशिया तक पहुँचो, और वेस्ट एशिया में जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, तो विदाउट पाकिस्तान भी हमारे बहुत से प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग है। सेंट्रल एशिया तक पहुँचने में प्रॉब्लम है, एससीओ में टेररिज्म को लेके अभी विवाद बने हुए हैं और इंडिया चाइना एक फैक्टर भी बनता है पाकिस्तान में चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो अगर इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करना है तो हमें अपनी सारी नेबर्स कंट्री को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये जो इंडिया के साथ इशू बने हुए हैं, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, लीगल माइग्रेशन, ट्रैफिकिंग, डेवलपमेंट, विदाउट नेबर कोऑपरेशन, बिना पड़ोसियों के सहयोग से हम इन चीज़ों पे काम करना इंडिया को बहुत मुश्किल पड़ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे पेंडिंग बने हुए हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, साउथ एशियन कंट्रीज़ चाइना और भी अदर बेस्ट कंट्रीज से इम्पोर्ट करती हैं। हमारे अदर कंट्रीज़ को लेके इकोनॉमिक पार्टनरशिप हुई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जैसे अभी यूके के साथ हुआ है, यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है और न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। लेकिन साउथ एशियन कंट्री के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए भी एक साफ्टा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बिकॉज ऑफ साउथ एशियन कंट्री में जो इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, साउथ एशिया काफ़ी अनस्टेबल है, तो इसे देखते हुए ये अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है। तो ये भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन
में काफ़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। विदाउट नेबर्स के हम साउथ एशियन कंट्रीज़ का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो साउथ एशियन कंट्रीज़ मेनली सारे इंडिया के नेबर हैं। तो सभी से हमें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के थ्रू कोऑपरेशन करना पड़ेगा और इस पॉलिसी पे काम करके हम इंडो पैसिफिक हो या इंडिया चाइना इशूज़ हो, उन पे हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं साउथ एशियन कंट्री को साथ लेके।